हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार के बारे में जानेंगे, जो पहले एक फंडामेंटल राइट था और बाद में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है, वो पहले कौन से आर्टिकल में दिया गया था और बाद में कौन से आर्टिकल में शामिल कर लिया गया। तो देखिए, जो संविधान का आर्टिकल 31 है यानी अनुच्छेद 31 है, और जो आर्टिकल 19(1) का F है, जो खंड F था, वो इस अधिकार को एक मूल अधिकार बनाते थे दोनों ही मिलकर। उसे क्या किया गया कि जो आर्टिकल 31 था और जो आर्टिकल 19(1) का खंड F था, इन दोनों को ही 44वें संशोधन अधिनियम से हटा दिया गया, यानी कि भाग 12 में ले जाकर जो आर्टिकल 300A नया ऐड किया गया था, उसमें संपत्ति के अधिकार को जोड़ दिया गया और इस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकालकर अब केवल एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। जिसका मतलब क्या है कि अब साधारण विधि बनाकर भी क्या हो सकता है, ये विनियमित किया जा सकता है, यानी कि साधारण विधि से भी इस अधिकार को विनियमित किया जा सकता है और इसके लिए संवैधानिक संशोधन की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये मतलब हुआ, इसको फंडामेंटल राइट से निकाल के उसमें संवैधानिक अधिकारों में डाल दिया गया। अब अनुच्छेद 300A ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अब हम थोड़ा सा पुराने अनुच्छेद के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पुराना जो अनुच्छेद था, अनुच्छेद 31, अब वहाँ पर क्या चीज़ ऐड की गई है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार तो निकाल दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी, तो उसकी जगह पर देखिए 3 अनुच्छेद जो है ये ऐड किए गए, 31A, 31B और 31C। अब हम एक एक करके इन आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। हालांकि मैंने पहले ही इन तीनों आर्टिकल्स पर एक अलग अपना सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने पूरा इन्हीं केसेस के साथ डिटेल में डिस्कस भी किया है। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, वहाँ पर ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा, क्योंकि आर्टिकल 31 की बात हो रही है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, जो आर्टिकल 31A है और 31B है, ये दोनों तो जोड़े गए थे पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम से 1951 में, और इसके साथ ही 9वीं अनुसूची को भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, क्योंकि पहले संविधान में सिर्फ 8 ही अनुसूचियाँ थी, लेकिन जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम से जोड़ी गई थी, और साथ ही ये 2 आर्टिकल भी उसी से ऐड किए गए थे, जिनका उद्देश्य क्या था कि भूमि सुधार विधियों को संवैधानिक संरक्षण देना। यानी कि जो लैंड रिफॉर्म जो लॉज थे, जो भी लॉज लैंड रिफॉर्म के लिए बनाए गए हैं, उनको कैसे हम संवैधानिक संरक्षण दे सके। उसके बाद जो तीसरा आर्टिकल की बात करते हैं 31C की, जो 25वें संशोधन अधिनियम से 1971 में जोड़ा गया, जो क्या करता है, नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता देने की बात करता है ना। तो यहाँ पे बस हम सिर्फ इतना ही इनके बारे में जानेंगे। अब संपत्ति के अधिकार को निकालने का कारण क्या था आर्टिकल 31 से, जबकि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक फंडामेंटल राइट था, तो इसको निकालने का क्या कारण था। तो देखिए, आज़ादी के बाद जो भी लॉ एंड रिफॉर्म लॉज बनाए गए थे, उनको लागू करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी थी, क्योंकि ज़मींदारी को ख़त्म करने के लिए जब ज़मींदारों की जो ज़मीन थी, जो भूमि थी, उसको राज्य ने लेना शुरू किया, तो वो आर्टिकल 32 के तहत संपत्ति के अधीन मूल अधिकार के आधार पर जो जमींदार थे, वो सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को चुनौती देने लगे थे कि उनके राइट टू प्रॉपर्टी का, जो उनका फंडामेंटल राइट है, इसका वायलेशन हो रहा है। अब वे अपने मूल अधिकारों का हनन मानने लगे और इस तरह से संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार होने की वजह से देश के विकास में बहुत ज़्यादा बाधा आने लगी, डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी। लेकिन इस अधिकार को पूरी तरह से क्या हुआ कि समाप्त नहीं किया गया, बल्कि एक नया आर्टिकल ऐड करके इसे उसमें डाल दिया गया। तो ये कारण था इसको हटाने का। अगर हम साधारण शब्दों में देखें 300A को, तो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को संपत्ति को राज्य के द्वारा अर्जित किए जाने के लिए केवल एक ही शर्त है, वो है विधि का प्राधिकार। यानी विधि के प्राधिकार, इसमें वर्ड ऐड किया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अब किस उद्देश्य के लिए या क्या उसके लिए प्रतिकर दिया जाएगा या तो कितना दिया जाएगा, इन प्रश्नों का निर्धारण कौन करेगी, विधायिका करेगी, क्योंकि विधि का प्राधिकार वर्ड वहाँ पे लगाया गया है। अब जो संपत्ति का अधिकार है उसे मूल अधिकारों को से निकालकर, क्योंकि संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि अब जो नागरिक हैं इस अधिकार को मूल अधिकारों की तरह लागू कराने के लिए आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अधीन कोर्ट में नहीं जा सकते,
32 में सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं पिटिशन और 226 में हाई कोर्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि अब ये फंडामेंटल राइट तो रहा नहीं, केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रह गया है। तो किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 300A में संपत्ति के संवैधानिक अधिकार को राज्य के द्वारा अगर उल्लंघन किया जाता है तो उस दशा में वो सिर्फ आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट से उपचार नहीं मांग सकता वो व्यक्ति, बल्कि 226 में सिर्फ हाई कोर्ट में ही जा सकता है। तो यहाँ पे ये फर्क पड़ता है, फंडामेंटल राइट से निकाल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में डाल देना। अब क्या संपत्ति का अधिकार संविधान का आधारभूत ढांचा है? एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अभी ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं है। तो जीलू भाई वर्सेस गुजरात राज्य के केस में जो 1995 का केस है, इसमें कहा गया कि 300A जो राइट टू प्रॉपर्टी हमें देता है वो संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार दिया गया है उसमें संपत्ति के डेफिनेशन में क्या क्या आएगा ये भी जानना ज़रूरी है। सो संपत्ति शब्द की कोर्ट ने बहुत ही अच्छी व्याख्या की है, अलग अलग केसेस में व्याख्या की है। कोर्ट ने कहा है कि संपत्ति शब्द में वो सारे हित आ जाते हैं, कौन कौन से, जिनमें स्वामित्व से संबंधित अधिकारों के गुण पाए जाते हैं। अगर किसी चीज़ में ओनरशिप से रिलेटेड कोई भी गुण है, अधिकार का किसी के पास कोई गुण है, तो साधारण शब्दों में संपत्ति के अंदर देखिए वैसे तो हर तरह की संपत्ति आती है, हर तरह के हित आते हैं जिनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो जिस हित को हम अंतरित कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ की गई। अब दूसरा केस देखते हैं। केस का नाम है द्वारकादास श्रीनिवास वर्सेस सोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। 1954 का केस है, काफ़ी पुराना केस है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि संपत्ति शब्द में मूर्त और अमूर्त दोनों तरह के अधिकार आते हैं। अब मूर्त का मतलब क्या हुआ? जिस चीज़ को आप देख सकते हो, जैसे कि ज़मीन है ना, स्कूटर है या घर है, मकान है, वो मूर्त में आ जाता है। और अमूर्त वो हो गया जिसको आप देख नहीं सकते, जैसे कॉपीराइट वगैरह हो गया, पेटेंट हो गया, तो ये सब चीज़ें। तो संपत्ति शब्द में मूर्त अमूर्त दोनों तरह के अधिकार आते हैं, जैसे कि रुपया, संविदा, संपत्ति के हिस्से, लाइसेंस, वाद दायर करने का अधिकार, है ना, डिक्री, हिंदू मंदिर में महंत का पद हो गया, कंपनी के जो अंशधारी होते हैं उनके हित। तो ये सब यहाँ पे प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ जाएंगे। इसके बाद आता है विधि के प्राधिकार का मतलब क्या है। विधि का प्राधिकार यहाँ पे एक मतलब ये जोड़ा गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आर्टिकल 300A ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है? तो इसका अर्थ है कि राज्य को जो व्यक्तिगत संपत्ति लेने का अधिकार दिया गया है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे किसी विधि का प्राधिकार प्राप्त होना चाहिए, यानी बिना किसी लॉ के स्टेट किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अर्जित नहीं कर सकता। कार्यपालिका के आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, विधायिका ही बस ऐसा कर सकती है। राज्य ऐसा केवल अपनी विधायी शक्ति के प्रयोग में ही कर सकता है ना, अपनी लेजिस्लेटिव पावर के तहत ही स्टेट ऐसा कर सकता है, कार्यपालिका आदेश से वो ऐसा नहीं कर सकता। अब हम इससे रिलेटेड केस देखेंगे। केस का नाम है वजीर चंद वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य। 1958 का केस है। इसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस के आदेश के द्वारा याचिकाकर्ता की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति जब्त करना अविधि मान्य है, क्योंकि विधि के प्राधिकार का मतलब ऊपर क्या बताया? विधायिका का आदेश, यानी विधि प्रक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है पीडी समदासनी वर्सेस सेंट्रल बैंक। 1952 का केस है। इस केस में कहा गया कि जो अनुच्छेद 300A है उसका संरक्षण नागरिक अनागरिक दोनों को समान रूप से प्राप्त है, क्योंकि इसमें व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है और ये आर्टिकल हमें राज्य के विरुद्ध संरक्षण देता है, व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण नहीं देता। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये इस केस में क्लियर कर दी गई। इसके बाद आता है कि क्या संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार को आर्टिकल 21 में के बराबर, इसका मतलब क्या संबंध है आर्टिकल 21 से? एक तरीके से तो कोर्ट ने देखिए केस में कहा कि इसका आर्टिकल 21 से ना के बराबर का संबंध है। केस का नाम था महाराष्ट्र राज्य वर्सेस बसंतीबाई मोहनलाल खेतान। 1986 का केस है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 21 में जीने के अधिकार से जो संबंधित है, इसका संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार से ना के बराबर संबंध है। जैसे कि भूमि जो आपकी सीमा विधियां होती हैं, आवास व्यवस्था के लिए जो भी भूमि अधिग्रहण का प्रावधान करने वाले लॉज हैं, या और भी लैंड से रिलेटेड जो लॉज हैं, या नागरिक संपत्ति पर सीमा निर्धारित करने वाले लॉज हैं, उनका संविधान के अनुच्छेद 21 के आधार पर हम उन्हें विखंडित नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति राइट टू लाइफ का सहारा लेकर इन सारी विधियों को जो लैंड से रिलेटेड हैं इन सबको विखंडित करा दें, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोर्ट ने ये चीज़ क्लियर कर दी। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस
आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो 1978 का केस है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपत्ति का अधिकार जीने के अधिकार में शामिल है। जो आर्टिकल 300A है, 300A है, इसके अधीन किसी भी व्यक्ति को संपत्ति को अर्जित करने के लिए अगर कोई विधि भी बनाई भी जाती है तो न्यायालय उसकी जांच करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस को कवर किया है जो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफ़ी मतलब उससे रिलेट करते हैं या उससे संबंधित हैं। और यहाँ पे जो भी कुछ मैंने बताया है एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वो इनको ध्यान से देखिएगा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।